हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आई नो आप सभी लोग बहुत दिनों से वीडियोज़ का और नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारे उधर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा कट हो रही है। इवन एक बार चले जाती है तो 5-5 6-6 घंटे तक आती ही नहीं है और पता ही नहीं चलता कि कब जाएगी और कब आएगी। इसलिए हमें अपना जो फ़ोन है ना बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि लाइट गई तो उसके आने का कोई आसार ही दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें अपने फ़ोन को यूज़ करना पड़ रहा था। ऐसा नहीं था कि फ़ोन में बैटरी नहीं थी, लेकिन हाँ, अगर फ़ोन को यूज़ करना मतलब रिकॉर्डिंग करनी है तो आराम से 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि वीडियो दो बनानी होती है और कभी कभार दोबारा भी रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। इवन मैंने सोचा था कि कल तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन कल सुबह से लाइट गई हुई थी और अभी लगभग 3 बजे हमारे वहाँ लाइट आ रही है। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। फाइनली हमारी लाइट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और मेरे ख्याल से अब लाइट कम ही जाएगी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे दोनों चैनल्स में मेरी दोनों वीडियो एक साथ आए। हाँ, आज उस चैनल में नहीं आएगी, लेकिन हाँ कल से उसमें भी ज़रूर आएगी। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली वेदाऊ की वाइफ मारी जा चुकी थी, और वो भी मैडम व्यू के थ्रू। लेकिन हाँ, वो जाते जाते कांग्से शरण पे बहुत बड़ा अटैक करके गई थी। हालांकि कांग्से शरण कोई वीक कल्टिवेटर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वेदाऊ की पत्नी से अटैक हुआ है तो ऑफकोर्स की बात थी, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सारी सिचुएशन संभाल ली गई थी। कांग्से शरण को भी वी हीलर्स लेके जा चुके थे और उन्हें रेस्ट के लिए छोड़ दिया गया था। अब बारी आई थी यहाँ पे मेंग्याओ की। दोबारा से सभा में मेंग्याओ अपने ही घुटनों पे था और उससे सवाल पूछे जा रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल थे जिनका आंसर शायद मेंग्याओ देना नहीं चाह रहा था, लेकिन देना उसको पड़ेगा, क्योंकि पिछले 9 सालों से उसने विंग और वांगजी दोनों की ही लाइफ को इतना मैसरेबल बना दिया है कि कहीं ना कहीं वो दोनों तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। लेकिन हाँ, यहाँ पे नियमों से बंधे हुए वो लोग भी थे। यहाँ पे डायरेक्टली इसको नहीं मारा जा सकता था, वरना जितना गुस्सा इस वक्त लान वांगजी और विंग के ऊपर था, अगर कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होता तो शायद बिना पूछे ही यहाँ पे मेंग्याओ का शरीर ज़मीन पे गिरा होता, वो भी लाइफलेस। मेंग्याओ भी कुछ सवालों के जवाब दे रहा था तो कुछ सवालों के आंसर में बस अपनी चुप्पी ही साधे हुआ था। लेकिन यहाँ पे विंग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। विंग ने यहाँ पे मेंग्याओ को डायरेक्टली ये बोल दिया कि उसके पास कोई भी अधिकार नहीं था यहाँ पे मेरे करीब आने का, और या फिर मेरे और लान वांगजी के बीच में आने का। विंग ने ऐसा बोला ही था कि मेंग्याओ यहाँ पे एक अजीब सी स्माइल के साथ यहाँ पे आंसर करता है। सही कहा आपने, राइट्स, अधिकार कभी थे ही कहाँ मेरे पास अधिकार, ना ही यहाँ ना ही कहीं और। सबसे पहले मेरे पास अधिकार नहीं था जिन गंगशान के बेटे होने का। मुझे उसने अपनाया तो तब जाके, जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जो उसने मुझसे करवानी चाहिए। सबसे पहले मुझे उसके बेटे होने का अधिकार नहीं था। उसके बाद मैंने हजारों काम किए, तब जाके कहीं मुझे उसके बेटे होने का अधिकार मिला। लेकिन फिर भी वो इज्जत, वो सम्मान मुझे नहीं मिला जो कि औरों को मिला करता था, जो कि जिन जिशन को मिला करता था। मुझे तो फिर भी एक मिस्ट्रेस का ही बेटा माना जाता था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगा कि चीज़ें आगे नॉर्मल होंगी। यहाँ पे बात आती है फिर से मुझे खुद एक मिस्ट्रेस बनाने की। क्या उस वक्त भी किसी में इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि एक बार मुझसे भी पूछ ले कोई कि क्या मैं बनना चाहता हूँ या नहीं। डायरेक्टली उस वक्त जिन गंगशान ने मुझे अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया ताकि वो मुझे महाराज के बेटे का मिस्ट्रेस बना के यहाँ पे भेज दे और अपने खुद के रिश्ते महाराज के साथ, या फिर ये कहो कि राज परिवार के साथ सुधार सके। मुझसे किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या मैं एक मिस्ट्रेस बनना चाहता हूँ या नहीं, या मेरे दिल में भी कोई और चाहते हैं, किसी और चीज़ों के लिए भी मेरा दिल धड़कता है। चलो ठीक है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे तो उस इंसान ने भी नहीं अपनाया जिससे मैं प्यार करता था। क्या वो इंसान इतना तक स्टैंड नहीं ले सकता था हम दोनों के लिए कि एक बार आके मेरे क्लैन में ये बोल सके कि मुझे मेंग्याओ पसंद है। उसने मुझसे तो प्यार का इजहार किया, लेकिन कभी भी इतनी हिम्मत नहीं की कि वो कभी भी मेरे घर आके मेरा हाथ मांग सके। मुझे यहाँ पे राज परिवार में मिस्ट्रेस की तरह भेजा जा रहा था, लेकिन उस इंसान ने फिर भी मुझसे बस यही कहा कि हमारे इस रिश्ते को मुझे भूल जाना चाहिए। क्या मुझे ये भूलना चाहिए था? चलो ठीक है, मैं भूल गया।
मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं राज परिवार में राजकुमार के मिस्ट्रेस के तौर पे जाऊंगा, लेकिन फिर से मेरे दिल में उम्मीद जगी तब जब तुम राजा बने थे, जब तुम खुद इस राज सिंहासन में बैठे थे। मुझे लगा था कि एक दोस्त होने के नाते तुम तो मुझे मिस्ट्रेस नहीं बनाओगे, एटलीस्ट तुम मेरी इच्छा जानना चाहोगे, एटलीस्ट तुम मुझे अपनी पत्नी होने का अधिकार दोगे, कुछ ऐसा अधिकार दोगे जो कि स्पेशल होगा। लेकिन तुमने भी मुझे बस एक मिस्ट्रेस बना के रखा। क्या मैं एक मिस्ट्रेस बनने के लायक था? सच कहा तुमने, मुझे कभी कोई अधिकार नहीं था, कहीं से भी कहीं तक मेरे पास कभी कोई अधिकार आया ही नहीं। और जब मेरे पास कोई अधिकार नहीं आया तो उन अधिकारों को खुद से लेना, ये मैंने ठान लिया था। और मैंने सोच लिया था कि जो मेरे साथ हुआ वह मैं अपनी बच्ची के साथ तो नहीं होने दूंगा। इसलिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि अगर तुम और लान वांग जी हमेशा एक साथ रहते तो मैं तो कभी यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाता। मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद दिखाई दे रही थी, वो थी वीदाओ की पत्नी। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें और लानवंग जी को एक दूसरे से दूर रखता हूँ, उसके राजकुमारों को यहाँ से भेजने में सक्सेसफुल रहता हूँ, वीन को मारने में सक्सेसफुल रहता हूँ, तो उसके बाद कानूनन उसके बच्चों को राजा बनाया जाएगा। उसमें से एक बच्चा होगा जो कि राजा बनेगा। और उसने मुझसे ये वादा किया था कि वो सारे अधिकार मुझे मिलेंगे जो कि एक महारानी को मिलते हैं, एक रानी को मिलते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना इतना गलत है जो मैंने इतने सालों तक सहा? मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी बच्ची भी सहे। मैं नहीं चाहता था कि कभी मेरी बच्ची को ये सुनने में आए कि वो एक मिस्ट्रेस की बच्ची है। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। और अगर मैंने कुछ गलत किया है तो सबसे पहले सज़ा मिलनी चाहिए मेरे परिवार वालों को, जिसने कभी भी मुझे एक इंसान की तरह भी नहीं ट्रीट किया। उन लोगों को तो कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर भी कोई इमोशंस होंगे, मेरे अंदर भी कोई फीलिंग्स होंगी, मैं भी कुछ चाहता हूँगा, मेरी भी कोई इच्छाएं होंगी। उन्हें तो कभी लगा ही नहीं। उन्हें बस ये लगा कि मैंग्याओ को जो बोल दिया जाएगा वो करेगा। आखिरकार क्यों नहीं करेगा? करना पड़ेगा उसे। अगर अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो उसे करना पड़ेगा। लेकिन वो ज़िंदगी मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं चाहता था। मैं कभी भी अपनी बच्ची को यूं तिल तिल मरते हुए, हर जगह बेइज्जत होते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और अगर एक माँ होने के नाते मैंने अपनी बच्ची के लिए कुछ गलत सोचा है तो मैं दोष उन सभी माँओं को भी देना चाहूँगा जो कि अपने बच्चों के लिए सोचा करते हैं, अपने बच्चों के लिए हर एक दुख तकलीफ को झेल जाते हैं। मैं उन सभी को दोष देना चाहूँगा कि वो भी गलत हैं, अपनी जगह पे वो भी गलत हैं। अगर वो लोग गलत नहीं हैं तो मैं भी कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूँ। मैंग्याओ आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही वहाँ पे सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है। तो क्या इसी वजह से तुमने मुझे मेरी बच्ची को अपनाने से मना किया था? ताकि तुम एक महारानी बन सको, ताकि तुम एक परिवार को उजाड़ सको, ताकि तुम दो मासूम बच्चों से उनका ही अधिकार छीन सको? क्या इसीलिए तुमने मुझे मेरी बच्ची से इतने सालों तक दूर रखा था? सभी लोग इस वक्त उस इंसान की तरफ देख रहे थे जो कि अपनी तलवार पे बहुत ज़्यादा टाइटली एक ग्रिप बनाए हुए था और साथ ही साथ उसकी आंखें एकदम रेड हो चुकी थी। उसका फेस इतना ज़्यादा भयानक हो चुका था कि कोई भी इंसान देख के डर रहा था। लेकिन सभी की जो ध्यान गया था ना, वो सिर्फ इस बात पे कि मेरी बच्ची, ये क्या चल रहा है? क्या ये सच में मैंग्याओ ने जिस बच्ची को पैदा किया था वो इसकी बच्ची है? आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? सभी लोग एक अलग ही ख्यालों में थे। लेकिन तभी मैंग्याओ उठते हुए उस आदमी के पास जाता है और उससे बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी परिवार को बर्बाद करूंगा, किसी मासूम बच्चों से उनका अधिकार छीनूंगा। लेकिन तुमसे दूर रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न था, ताकि मैं उस बच्ची को उसके कायर बाप की तरह ना बनाऊं जैसे कि तुम थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम्हारी उन बातों पर विश्वास करना चाहिए था कि तुम मुझे यहाँ से लेके जाओगे, मेरे बच्चे को अपनाओगे, मुझे अपनाओगे? आखिरकार कहाँ से लाते तुम वो हिम्मत, जब तुम्हारे पास ये हिम्मत तब नहीं थी जब मैं यहाँ आ रहा था? तो उसके बाद ये हिम्मत दिखाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे इस हिम्मत की ज़रूरत नहीं थी। जिस प्यार को मैंने तुम्हारे साथ बांटा था उस प्यार को मैं बहुत पहले भूल चुका था। उस रात हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो एक गलती थी, लेकिन उस गलती का परिणाम मेरी बच्ची है। और उस बच्ची को मैं कभी भी ये महसूस नहीं होने दे सकता था कि उसका बाप इतना कायर है कि उसने उसके ही माँ को, जब वो किसी और क्लैन में जा रही थी मिस्ट्रेस बन के, तब रोकना तक सही नहीं समझा। तब आके एक बार ये तक नहीं बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरे साथ रहेगा। जब तुम तब आगे नहीं आए तो उसके बाद आगे आने का क्या मतलब बनता है? मुझे तुम्हें मेरी लाइफ में लेके आने का कोई भी मन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें मेरी लाइफ से जाने दिया और साथ ही साथ मेरे बच्चे से भी दूर रहने के लिए कहा। क्या मैंने कुछ गलत किया?
मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया। मैंने जो कुछ भी किया एकदम सही किया। एक कायर बाप देने से अच्छा है कि एक झूठा बाप दे दूं। कम से कम वो उसे अपनी बच्ची की तरह तो समझता है। कम से कम उसने एक राजकुमारी का औहदा तो उसे दे रखा है। तुम्हारे सेक्ट में आके उसे क्या मिलता, बताओ मुझे। अगर मैं तुम्हारे सेक्ट में आ भी जाता तो भी मुझे कोई भी तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनके लिए तब भी मैं भी वो यान का ही मिस्ट्रेस होता। क्या ये दुनिया वाले मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करते? दुनिया वाले तो छोड़ो, क्या तुम खुद खुद मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते? भले ही सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन शायद ही मुझे ये सुनने को मिलता कि मैं निये मिंगजू का स्पाउस हूँ या फिर उसका हस्बैंड हूँ। मुझे सुनने को मिलता बस ये कि मैं मिस्ट्रेस याओ हूँ, क्योंकि ये मेरी पहचान हो चुकी थी और उस पहचान के साथ मैंने जीना सीख लिया था। लेकिन अगर उस रात तुमने मेरे साथ वो गलती नहीं की होती तो शायद मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे दिल में समा चुकी थी। मैं उसके बारे में सोच रहा था और मैं अपनी बच्ची को ऐसी लाइफ नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं देना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। और अगर किसी को भी लगता है ना कि मैंने गलत किया, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि सही क्या है। जब इंसान को चीज़ें बैठे बैठे ही मिल जाती है ना, उनको लगता है कि वो एकदम सही चल रहे हैं। अगर इंसान को उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ जाए ना, तो वो गलत सही कुछ नहीं देखता, वो बस करता है क्योंकि उसे पाने की चाहत होती है। मैं अपने लिए शायद एक पल के लिए सहन भी कर लेता, लेकिन अपनी बच्ची के लिए मैं नहीं कर सकता था। जब उसका बाप इतना कायर हो तो उसकी माँ को तो एक्शन लेने ही पड़ेंगे ना, उसकी माँ को तो उसके बारे में सोचना ही पड़ेगा ना। और वही मैंने किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ का कोई भी कानून मुझे गलत नहीं ठहरा सकता। अगर उसे ठहराना है तो मैं इस तरीके के न्याय को मानता ही नहीं हूँ। निये मिंगजू अभी भी अपने पूरे गुस्से वाले एक्सप्रेशंस के साथ मेंग्याओ को देखे जा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सच था कि हाँ, कुछ साल पहले वो भी मेंग्याओ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन कभी उसकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो उसकी फैमिली के पास जाके उसका हाथ मांग सके, उससे शादी के लिए प्रपोज कर सके। लेकिन हाँ, जब बात आई थी उन दोनों के बीच में जो कुछ भी इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप हुए थे, उसके बाद सबसे पहले निये मिंगजू को ही पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। और उस वक्त निये मिंगजू ने अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने की पूरी कोशिश की थी मेंग्याओ को वहाँ से लेके जाने की और अपना रिश्ता उसके साथ आगे कंटिन्यू करने की। लेकिन उस वक्त मेंग्याओ ने इस सब के लिए एकदम मना कर दिया था। शायद उस वक्त मेंग्याओ के दिमाग में ऐसा कुछ ना भी चल रहा हो, या फिर हो सकता है चल भी रहा हो, लेकिन उस वक्त मेंग्याओ ने ये कह के यहाँ पे चीज़ों को टाल दिया कि वो यहाँ पर से नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे एक बार मिस्ट्रेस बना दिया गया है और चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया पहली जो पहचान उसकी रह चुकी है उसी को याद रखेगी। और मैं नहीं चाहता कि कल के दिन कोई ये कहे कि निये सेक्ट के क्लैन लीडर को मेंग्याओ ने फंसाया है, उसको अपने जाल में फंसाया है, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ उठने वाली उंगलियां आप पे भी उठे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे और मेरे बच्चे दोनों से ही दूर रहें। निये मिंगजू को भी लगा था कि शायद मेंग्याओ इसी वजह से इस सब को टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो आगे और कोई प्रॉब्लम अपनी लाइफ में नहीं चाहता। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सब कुछ वो अपने किसी सेल्फिशनेस में आके कर रहा है। यहाँ पे भागते आगे चल ही रही थी कि तभी विंग फिर से अपने थ्रोन से उठता है और मेंग्याओ के पास जाके मेंग्याओ से आंखें मिलाते हुए बोलता है, जब तुमने सारी सच्चाई बता ही दी है तो एक और सच्चाई मुझे जाननी है। मुझे जानना है कि तुम जब पहली बार प्रेग्नेंट हुए थे उस वक्त तुम्हारे बच्चे का बाप कौन था, क्योंकि ये तुम भी अच्छे से जानते हो मैंने तुम्हें कभी नहीं छुआ। भले ही तुम ये कह सकते हो कि मैं उस रात ड्रंक था इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन सच ये है कि मैं ड्रिंक करने के बाद इतना भी बेहोश नहीं हो जाता कि मैं किसके साथ सोया हूँ, किसके साथ नहीं सोया हूँ और किसके साथ मैंने कौन सी हरकतें की है, मुझे याद ही नहीं रहेगा। हालांकि मैं उस वक्त चुप था, क्योंकि ये तुम्हारी रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। अगर मैं कहता कि मैंने तुम्हें छुआ नहीं है, अगर ये चीज़ें मैं यहाँ पे सबके सामने रख देता तो शायद तुम्हारी इज्जत कुछ भी नहीं रह जाती। मैंने तब भी उस बच्चे को एक्सेप्ट किया और दोबारा जब तुम प्रेग्नेंट हुए तब भी मैंने इसको एक्सेप्ट किया, जबकि मैं अच्छे से जानता था कि हमारे बीच में कभी कोई रिलेशनशिप बने ही नहीं। तो आखिरकार सेकंड टाइम निये मिंगजू का बेबी था, तो फर्स्ट टाइम किसका था? क्योंकि निये मिंगजू अगर पहली बार ऐसी गलती कर चुके होते तो दोबारा ये गलती नहीं करते। इसलिए अब साफ साफ और एकदम सच सच सबको बताओ कि तुम्हारे पहले बेबी का बाप कौन था। इस बार ना ही मेरा नाम लेना और ना ही निये मिंगजू का नाम लेना, क्योंकि हम दोनों में से किसी का भी वो बच्चा नहीं था। अब मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ कि उस बच्चे का बाप कौन था। आखिरकार कितने लोगों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते जा रहे थे तुम, मुझे जानना है। तुम मेरे मिस्ट्रेस थे, तुम मेरे साथ ऑनेस्ट होने चाहिए थे ना। जब मैंने तुम्हें नहीं छुआ था तो तुम
अनटच्ड ही रहने चाहिए थे। आखिरकार तुमने इतनी बड़ी हिमाकत की कैसे कि तुम किसी और के साथ सो गए? अगर तुम्हारे मन में ये सारी इच्छाएं थी तो तुम मुझसे बोल सकते थे। मैं तुम्हें मेरी इस रिश्ते से आज़ाद कर देता। तुम्हें तुम्हारी लाइफ जीने के लिए मैं छोड़ सकता था। मुझे लगा था कि शायद तुम इस सब के साथ खुश हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कैसे यहाँ पे रखा जा रहा है, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो। भले ही तुम्हारे आगे से मिस्ट्रेस जरूर लगाया गया था, लेकिन उसके अलावा तुम्हें कभी भी यहाँ पे मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया। किसी ने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, किसी ने भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की। तो आखिरकार मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी बात होगी कि तुम मुझसे बातें छुपाने लगे थे? क्या तुम एक बार दोस्त बन के मुझे ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर सकते थे? क्या तुम मुझसे नहीं कह सकते थे कि मुझे इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए? मैं बिना सोचे इस रिश्ते से तुम्हें छुटकारा देता, लेकिन तुमने तो मेरे पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जिसके लिए मैंने कभी उम्मीद तक नहीं की थी कि तुम ऐसा करोगे। मुझे बस ये जानना है कि पहली बेबी का बाप कौन था, और मैं इससे ज़्यादा और कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता। मैंग्याओ फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था विंग के इस क्वेश्चन को बार बार सुन के, और वो चिल्ला के बोलता है कि मैं प्रेग्नेंट कभी था ही नहीं। हाँ, पहली बार जब मेरी प्रेगनेंसी की खबर सबको पता चली थी वो झूठी खबर थी। मैं प्रेग्नेंट नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे लगा ज़रूर था कि आगे आने वाले महीनों में मैं तुम्हें कभी ना कभी अपने साथ सोने पे मजबूर कर दूंगा, और उस वक्त हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। और मैं लानवांग जी से पहले प्रेग्नेंट होना चाहता था, ताकि पहला बच्चा तुम्हारा जो हो मेरे साथ हो, ताकि मुझे एक स्पेशल ओहदा मिले, एक स्पेशल पोजीशन मिले। लेकिन तुम तो इतने ढीठ थे कि कभी मेरे पास आए ही नहीं, कभी मेरे साथ सोने तो दूर की बात रही। तुमने 4 बातें तक मुझसे ढंग से नहीं की, कभी मेरे कमरे में कदम तक नहीं रखा, और कदम रखा तो भी मतलब से ही, जब मेरी ज़रूरत होती थी तब। उसके अलावा तुमने कभी भी मेरे आसपास आने की कोशिश नहीं की, और तब जाके मुझे मेरे मिसकैरेज होने का नाटक रचाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि बच्चा कोई जादू तो है नहीं कि मेरे पेट पे खुद ब खुद आ जाता। पहली बार जब तुम मेरे कमरे में आए थे मुझे लगा था कि शायद आज कुछ ना हो सका तो आगे आगे चल हो जाएगा, लेकिन तुम तो इतने ढीठ निकले कि तुम उसके बाद कभी भी मेरे कमरे में रात में आए ही नहीं। कभी मेरे पास आने की कोशिश तुमने की ही नहीं, और कभी मैंने कोशिश भी की तो भी तुमने उस कोशिश को इतने इजीली इग्नोर किया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। समय निकलते जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब जाके मुझे मेरे ही मिसकैरेज का नाटक रचाना पड़ा। विंग ने फिर से क्वेश्चन करते हुए मैंग्याओ से पूछा, दोबारा जब तुम प्रेग्नेंट हुए थे मैंने तब भी तुमसे पूछा था कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इस बारे में भी मैंग्याओ के पास जवाब पहले से ही था। वो भी इस आंसर को देते हुए बोलता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि निये मिंगजू जैसा इंसान मेरे बच्चे का पिता बने, जिसे कभी इतनी हिम्मत तक नहीं आई कि मेरे घर वालों के सामने मेरी और उसकी शादी का प्रपोजल रख सके। तो मैं अपने बच्चे को ऐसे कायर इंसान के पास नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे विनती की कि प्लीज़ मेरी बच्ची को अपना लो, और तुम इसके बदले में जो कहोगे मैं वो करूँगा। इस बात को याद करते हुए विंग ने बोला, क्या मैंने तुमसे कभी कहा था कि मेरे और लानवांग जी के बीच में आना? क्या मैंने कभी कहा था कि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना? क्या मैंने कभी कहा था कि तुम मासूमों की जान लेना? क्या मैंने कभी कहा था कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना? मुझे तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ भी कहा था। शायद ये तुम्हारा अपना तरीका है किसी के भी एहसान को उतारने का, उसके एहसान को लौटाने का, ताकि तुम उसकी लाइफ एकदम हेल बना दो। क्या तुम्हें पता भी है कि पिछले 9 सालों से मैं क्या झेल रहा हूँ? क्या तुम्हारा हाथ एक बार भी नहीं कांपा उन सभी मासूमों को मारते हुए, जिन मासूमों की लाश तुम मेरे पास भेजते थे? क्या तुमने कभी सोचा है कि उनके घर वालों पे क्या बीतती होगी उस वक्त जब उन्हें पता चलता होगा कि उनका घर का बच्चा, उनके घर का इंसान सही सलामत गया है, लेकिन वापस कभी लौटने वाला नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा है कि उनकी स्थिति उस वक्त क्या रही होगी? यहाँ पे तुम एक माँ होने का फर्ज निभा रहे थे, ऐसा तुम कह रहे हो, लेकिन याद करो उन माओं का क्या हुआ होगा जिनके बेटों को तुमने मारा है। अगर इस वक्त मैं कानून से नहीं बंधा होता तो मैं अपने तलवार से तुम्हारी गर्दन को यहीं पे काट देता। ऐसा कहते हुए विंग ने अपनी तलवार ऑलमोस्ट मैंग्याओ के गर्दन पे रख ही दी थी कि तभी निये मिंगजू उसको पीछे खींचते हुए अपनी तरफ खींच लेते हैं, और विंग के तरफ एक प्लीडिंग आइज से देख रहा था, जैसे कि वो अनुरोध कर रहा हो या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हो कि प्लीज़ ये मत करना। क्योंकि कहीं ना कहीं निये मिंगजू के दिल में आज भी मैंग्याओ के लिए उतना ही प्यार था जितना कि वर्षों पहले हुआ करता था। उसकी एक गलती उसको मैंग्याओ से इतना दूर खींच लाई थी, लेकिन फिर से उसे एक बार मौका मिला था कि वो विंग से इस बारे में बात करे, लेकिन उस वक्त भी मैंग्याओ ने उसे रोक दिया था। लेकिन शायद आज मैंग्याओ ने जो कुछ भी किया था शायद उसको
इतने इजीली नहीं छोड़ा जाएगा और शायद फिर से नियमिंग को तड़पना होगा अपने प्यार के लिए है, या फिर हो सकता है कि ताउम्र जीना होगा अपने प्यार के बगैर। खैर वो जिएगा या नहीं, अपने प्यार के बगैर जिएगा या नहीं, ये तो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है मेरे इस पार्ट को यहीं पे खत्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।